लास्ट क्लास में हमने कैपिटल गेन्स टैक्स स्टार्ट किया था, जिसके अंदर हमने उसका फॉर्मेट, चार्जेबल गेन की कैलकुलेशन, टैक्सेबल गेन की कैलकुलेशन और सीजीटी की परसेंटेजेस को डिफाइन कर लिया था। और हम सीजीटी पेबल तक पहुंच गए थे और हमने उसकी ड्यू डेट भी फाइनलाइज कर दी थी। अब आज हम पढ़ेंगे स्पेशल रूल्स। कुछ रूल्स हैं जो स्पेशली डिफाइन हुए हैं, तो रूल्स को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। सबसे पहला रूल है इंटर स्पाउस। पहला रूल क्या है? सर इससे पहले एक चीज पूछनी, कैपिटल गेन से हमारे से। हाँ हाँ। सर कल मैं वो ट्रीटमेंट से एक सवाल कर रहा था, तो उसमें ये था कि पहले रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी थी घर, फिर जो है वो दादा ने अपने पोते को दे दिया था, और पोते ने उसको रेंट पे दे दिया था शुरू से, जब से उसको मिला अलग। तब से अपने मरने तक ठीक है। उसको कमर्शियली उसने रेंट पे दिया हुआ था। तो सर फिर जब हम लोग उसके बच्चे का, उसके पोते का सॉरी, हम लोग निकाल रहे होंगे कैपिटल गेन्स, तो हम लोग उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को रेजिडेंशियल में डालेंगे या तो अदर्स में कमर्शियल कंसिडर करेंगे? कमर्शियल नहीं, जी सर। कमर्शियल प्रॉपर्टी है नहीं। कमर्शियल हो गई ना बाद में, क्योंकि पहले तो रेजिडेंशियल थी फिर कमर्शियल हो गए। रेजिडेंशियल थी, कमर्शियल होगी। जी। हाँ तो तो मतलब इसको फिर हम लोग, लेकिन सर उसका सोल्यूशन में फिर वही हुआ था कि उसको रेजिडेंशियल के रेट्स के ऊपर ही उसने टैक्स किया हुआ था। क्योंकि पोते ने जब ली थी तो वो जो है वो दादा से ली थी, तो उसको इससे स्टेटस क्या था? सर जब उसको मिली थी उस वक्त रेजिडेंशियल थी। हाँ तो बस जो मिलने का स्टेटस है, आपको प्रोबेट वैल्यू याद है ना? मैंने क्या कहा था, जिस दिन मिलती है इनहेरिटेंस उस दिन का वैल्यू और स्टेटस रहता है, तो वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी के रेट से उस पर अप्लाई होंगे, क्योंकि उसने सेल नहीं की। ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी उसने कमर्शियली आगे किराए पे जरूर दी है, लेकिन उसमें भी कोई रह रहा है ना, है तो रेजिडेंशियली। समझ रहे? अच्छा, ये ठीक हो गया सर, ठीक है। अब जो आज का टॉपिक है, वो पहला रूल है इंटर स्पाउस ट्रांसफर या सिविल पार्टनर्स का ट्रांसफर। एक छोटी सी बात याद रखिएगा, इंटर स्पाउस ट्रांसफर एग्जाम्प्ट होता है। इंटर स्पाउस ट्रांसफर जो है वो क्या होता है? एग्जाम्प्ट होता है। यानी जब भी हस्बैंड वाइफ या वाइफ हस्बैंड या सिविल पार्टनर्स आपस में कुछ भी ट्रांसफर करेंगे तो गेन या लॉस अराइज नहीं होगा, यानी फॉर्मेट नहीं बनेगा, सिर्फ हम एक लाइन लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि इस क्वेश्चन में डेविड परचेज सम ज्वेलरी इन अगस्त 2002 फॉर 50,000। जुलाई 2020 ही गेव इट टू हिज वाइफ। 2 लाख की जब वर्थ थी तो इसने वाइफ को फ्री में भी दे दिया, कोई मसला नहीं है। लेकिन हमें क्या कहना है? हम ये कहेंगे कि भाई इंटर स्पाउस ट्रांसफर्स नो गेन नो लॉस की बेस पे होता है, यानी इस पे सीजीटी अप्लाई नहीं होता। कोई प्रॉब्लम? नहीं सर। अब एक सवाल है, ये तो डेविड ने जब बेचा उसको, या डेविड ने उसको गिफ्ट किया या कुछ भी किया, जब की कहानी है। अब जो वाइफ है उसके लिए तो ये एक गिफ्ट या उसकी एक परचेजेस है। अगर फ्यूचर में वाइफ इसको सेल करेगी, तो वाइफ जब भी अगर फ्यूचर में सेल करेगी तो वो बेचेगी, तो यहाँ पे आ जाएगा सेल प्रोसीड। ये फ्यूचर की बात कर रहा हूँ कि अगर वो बेचे तो सेल प्रोसीड तो आ जाएगा। ये तो आपको आइडिया है ना, कोई मसला नहीं है। सेल प्रोसीड मैंने लिखा है इसमें। नहीं सर, क्लियर। लेकिन इसकी कॉस्ट क्या लेंगे? इसकी कॉस्ट हम क्या लेंगे? तो क्योंकि सर उस वाइफ वक्त को की तो ये मार्केट फ्री में वैल्यू। मिला था, वाइफ को तो ये फ्री में मिला था, तो इधर भी वही रूल इनहेरिटेंस वाला अप्लाई होगा। इधर हम देखेंगे कि वाइफ को दिया किसने था? हस्बैंड ने दिया था, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कॉस्ट टू हस्बैंड, यानी हस्बैंड की जो कॉस्ट होगी वो ले लेंगे। क्यों? क्योंकि वाइफ को तो ये फ्री में मिला था। चार्जेबल गेन आ जाएगा जो भी आएगा, फिर इस पे आगे वर्किंग होगी। यानी इंटर स्पाउस अगर कोई ट्रांसफर है तो एट द टाइम ऑफ ट्रांसफर कोई टैक्स नहीं होता, कोई सीजीटी अराइज नहीं होता। लेकिन जब हम कॉस्ट की बात करते हैं, दूसरी पार्टी अगर उसको फ्यूचर में सेल करे तो कॉस्ट उसके लिए तो कुछ भी नहीं थी, उसको तो फ्री में मिला था। तो अगर वाइफ है और हस्बैंड से मिला था तो कॉस्ट ऑफ हस्बैंड ले लेंगे, और अगर हस्बैंड है सेकेंड पार्टी तो वाइफ ने जब दिया था तो
उसकी ओरिजिनल कॉस्ट लेंगे। कोई मसला? नहीं सर। एक क्वेश्चन आएगा आपके सामने स्क्रीन पे अब। फर्नेंडा फर्नेंडा एक्वायर्ड हॉलिडे कॉटेज 29/175 सितंबर 94 में and transferred to husband लुइस on 31st August 2015। लुइस जो था वो सेकंड पार्टी था, अब उसने हमारे टैक्स ईयर में जाके उसको सेल आउट कर दिया। हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट की, तो रिक्वायरमेंट हमसे लुइस का पूछ रही है, तो हम लुइस के लिए सॉल्व करेंगे। अब लुइस के लिए कैसे सॉल्व करें? वही तरीका कि लुइस ने बेचा कितने का, डिस्पोजल प्रोसीड क्या है, डिस्पोजल या सेल प्रोसीड्स, सेल प्रोसीड लुइस की है 42,000। अब लुइस को तो ये फ्री में मिला था, लुइस को तो ये फ्री में मिला था, तो हम क्या कॉस्ट जीरो लिखें? नहीं नहीं, हम ये देखेंगे कि लुइस को दिया किसने था। तो लुइस को देने वाली इसकी वाइफ थी, तो कॉस्ट ऑफ वाइफ या कॉस्ट टू वाइफ, वाइफ ने ये कितने में खरीदा था। जिस वक्त देखो, इनहेरिटेंस में हम दादाजी की ओरिजिनल कॉस्ट नहीं लेते, दादाजी ने जिस वक्त इनहेरेंट किया उस दिन की मार्केट वैल्यू लेते हैं, जबकि हस्बैंड वाइफ के केस में हम उस दिन की मार्केट वैल्यू नहीं, फर्स्ट पार्टी की ओरिजिनल कॉस्ट लेते हैं, जो कि इस केस में नजर आ रही है 29,175। ये हमारे पास चार्जेबल गेन आ जाएगा। क्या आएगा? चार्जेबल गेन इज हाउ मच? 12,825। ये हस्बैंड वाइफ का रूल है। दानिश, उबैद, कोई प्रॉब्लम, एनी क्वेश्चंस? नहीं सर ठीक है फिर। दानिश, आज दानिश की आवाज नहीं आई सुबह से। नहीं सर क्लियर है। हाँ आप हैं? जी जी इधर ही हूँ। कोई मसला तो नहीं है? नहीं नहीं सही है सर। अब एक क्वेश्चन है, जॉन, जॉन, मिस्टर जॉन, जॉन, क्या आप ट्राई करेंगे? रिक्वायरमेंट थोड़ी सी ज्यादा है। कैलकुलेट सीजीटी पेएबल, मैंने जो अभी दो क्वेश्चंस किया उसमें चार्जेबल गेन रिक्वायरमेंट थी, मैंने कर दी है। अब इसमें सीजीटी भी निकालना है, यानी परसेंटेज, एनुअल एग्जाम्पशन, पूरा काम करके देना है। यानी कल की क्लास भी रिवाइज हो जाएगी और आज की तो अभी हम स्पाउस का रूल पढ़ रहे हैं। शाबाश। ये इसका फॉर्मेट है, सीजीटी कंप्यूटेशन 2021, ये हम लिखते हैं, बंदे का नाम ऊपर लिखते हैं और जो एसेट है उससे हम स्टार्ट करते हैं। चार्जेबल गेन कितना आ रहा है? सर मैं कर रहा हूँ। दानिश, आवाज आपकी नहीं आई।
ये सर जी क्या कह रहे हैं? बैठा हुआ। जी कोई आंसर आया? सर कर रहा हूँ, एक मिनट। अच्छा अच्छा। सर इसका आंसर आ रहा है वो 50,300। कितना आ रहा है? 2,50,300। ये तो चार्जेबल गेन सही है, लेकिन हमें जी सीजीटी टेबल निकालना है। जी सर, वो निकाल रहा हूँ। जी दानिश आपका कहाँ पहुंचा आंसर? देखें, जॉन हस्बैंड है, उसने 1 लाख का खरीदा था, लेकिन उसने वाइफ को दे दिया। जब वो 3 लाख का था तो कोई मसला नहीं है, वाइफ को दे दिया। वाइफ को दिया उस वक्त कोई गेन या लॉस अराइज नहीं होता, क्योंकि इंटर स्पाउस में गेन या लॉस नहीं होता। तानिया ने वो चीज जो है वो 350,300 की सेल आउट करी। अब ये हस्बैंड से मिली थी, तो हम इधर लेंगे कॉस्ट टू हस्बैंड। हस्बैंड ने ओरिजिनली कितने में खरीदा था? मार्केट वैल्यू नहीं, हस्बैंड की ओरिजिनल कॉस्ट क्या थी? 1 लाख थी। चार्जेबल गेन आ गया 250,300 का। अब गेन जब आ जाता है तो हमारे पास दो चीजें होती हैं। पहले एनुअल एग्जम्पशन माइनस होती है, पहले एनुअल एग्जम्पशन हमेशा माइनस होती है, जो है 12,300। इसके बाद कोई लॉस हो, लॉस, कैपिटल लॉस, पिछले साल का कैरी फॉरवर्ड यानी इस साल का ब्रॉड फॉरवर्ड। क्वेश्चन में देखना पड़ेगा क्या कोई लॉस है इस बंदी का, तो दिया हुआ है 11,800 का लॉस ब्रॉड फॉरवर्ड है। हमने ये कर दिया, हमारे पास आ गया टैक्सेबल गेन। टैक्सेबल गेन आ गया, कितना आया? 226,200 का टैक्सेबल गेन आ चुका है। अब टैक्सेबल गेन के ऊपर हम लगाएंगे सीजीटी पेएबल, डायरेक्ट निकालेंगे। कैसे निकलेगा सीजीटी पेएबल? अब आप बताओ इस पे कितनी परसेंट लगेगी इस बंदी पे? तो इसका बेसिक बैंड देखना पड़ेगा। बेसिक बैंड की लिमिट होती है 37,500 प्लस प्लस, यानी गिफ्टेड और पर्सनल पेंशन हो तो इसमें नहीं है। क्वेश्चन के अंदर टैक्सेबल टोटल इनकम गिवन है 45,000, आपका बैंड है 37,500। प्लस प्लस वाली दोनों बातें इस क्वेश्चन में है नहीं। 45 आपका टैक्सेबल टोटल इनकम है, तो आपके पास क्या कोई अनयूज्ड बेसिक बैंड है? ये वर्किंग डायरेक्ट भी कर सकते हैं कि अनयूज्ड बेसिक बैंड हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जो अदर इनकम है, टोटल टैक्सेबल इनकम है, उन्होंने बैंड को ऑलरेडी कैप्चर किया हुआ है। और जो चीज है वो रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी नहीं है, वो वेयर हाउस है। वेयर हाउस है, बैंड में भी जगह नहीं है, तो पूरे के पूरे अमाउंट के ऊपर यानी 226,200 के ऊपर 20% यानी 45,240 अप्लाई हो जाएगा। ड्यू डेट कल बताई थी 31 जैन 2022 इज द ड्यू डेट फॉर सीजीटी पर्पस। ये है हमारे पास इंटर स्पाउस रूल। एनी प्रॉब्लम्स? नहीं सर, क्लियर हो। जी दानिश, सर आवाज आ रही है? अब आइए मुझे आपकी आवाज। सेट कर रहा था। नहीं आवाज नहीं आ रही, बहुत कम है।
हेलो हमारी जी जी बोलो। सर मैं एक मिनट जरा देख मैं इसको सेट करता हूँ माइक लगा माइक सेट करो, आपका माइक गड़बड़ है। एक मिनट आया चले सर अब इंशाल्लाह नहीं खराब हो जी क्या कह रहे हो दानिश? लेकिन वो अब नहीं खराब हो हाँ आपसे ये आवाज आ रही है सर बहुत कम है, लेकिन मैं समझ जाऊंगा, बोलो। जी अब पता है। हाँ हाँ बोले। वैसे आपको दानिश की आवाज आ रही है? नहीं सर, कट कट के ही आ रही है हल्की सी। वैसे मैं इनका माइक एडजस्ट करता हूँ। सर बस स्टार्ट करें फिर मैं देखूंगा बीच में सही नहीं, होगी तो आ अब जाऊंगा बिल्कुल सही आ रही है, अब बिल्कुल सही आई है। आज चलें बस फिर अब सही है सर हाँ, ये ट्रांसफर वाला क्वेश्चन जो था, जॉन एंड तानिया, एनी प्रॉब्लम दानिश? बस सर एक दफा रिवाइज कर दूं थोड़ा अच्छा देखिए, हस्बैंड वाइफ का केस हो और आपस में कोई चीज दी हो तो देते वक्त कोई गेनराइज नहीं होता। वाइफ की जो कॉस्ट होती है वो हस्बैंड की कॉस्ट, और हस्बैंड के लिए वाइफ की कॉस्ट कंसिडर होती है। तानिया ने 350 300 का बेचा था और हस्बैंड से फ्री में मिला था, तो हस्बैंड की जो ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख, वो माइनस करके चार्जेबल गेन आ गया। एनुअल एग्जाम्पशन सही सबसे पहले माइनस होती है। इसके बाद पिछले साल का कोई कैरी फॉरवर्ड लॉस हो वो माइनस होता है। सीक्वेंस यही है, पहले एनुअल एग्जाम्पशन फिर कैपिटल लॉस। टैक्सेबल गेन आता है। बैंड इसका 45,000 का अदर टैक्सेबल इनकम है, तो बैंड पूरे का पूरा कवर हुआ हुआ था। तो फिर जो भी इसका था वो सबका सब हायर बैंड यानी 20% ऑफ सीजीटी में फॉल कर गया, और उसकी ड्यू डेट हमें याद है। ठीक है। सही है सर ठीक है सर एक चीज पूछनी है मैंने। हम्म सर मैं सीआर क्यों कर रहा हूँ ना उसमें से, किट में से। हम्म तो मेरा जो एवरेज स्कोर है वो बन रहा है मतलब 65 से 70% के बीच में एवरेज। सही है। काफी है ये। हाँ हाँ, अभी तो आप प्रैक्टिस कर ही रहे हो ना, अभी तो टाइम है। आप प्रैक्टिस और बिल्कुल। करते रहोगे, रूल्स याद होंगे, ये बढ़ेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ठीक है। अब आते हैं पार्ट डिस्पोजल। पार्ट डिस्पोजल क्या होता है? आपके पास एक एसेट है, आपने वो पूरा नहीं बेचा, आपने उसका एक हिस्सा बेच दिया। देखिए, हमने कल सीजीटी का फॉर्मेट पढ़ लिया था, आज हमने उसमें एक स्पेशल रूल पढ़ा, ट्रांसफर बिटवीन स्पाउस। दूसरा स्पेशल रूल हम पढ़ रहे हैं, पार्ट डिस्पोजल। एक एसेट है, पूरा नहीं बेचा, उसके टुकड़े करके बेचा, तो फिर उसकी कॉस्ट या उसका इम्प्रूवमेंट किस तरह से कैलकुलेट होगा? ये कॉस्ट तो उस पूरे एसेट की होगी ना। कॉस्ट किसकी होगी? उस पूरे एसेट की होगी। अब उसकी पूरे एसेट की कॉस्ट को अगर हम सेलिंग प्राइस से माइनस करेंगे तो कंपैरिजन सही नहीं होगा। कैसे करना चाहिए इसको? इसके लिए आपके सामने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, सिर्फ इस क्वेश्चन को रीड करो। सिर्फ क्वेश्चन को रीड करो, कुछ अंडरस्टैंडिंग आएगी। ये हुआ क्या? क्वेश्चन पढ़ के क्या लग रहा है, क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर? मुझे सिर्फ क्वेश्चन समझाओ, आंसर तो मैं बताऊंगा। सर जी। इसने जो है वो 20 एकड़ खरीदे थे। हम्म। उसमें से जो है उसने पहले 8,000 बेच दिए। फिर जो है वो 18,000 बाकी के रिमेनिंग बेच दिए। अब जरा बात समझिएगा। यहया साहब है, उसके पास दो
एक प्रॉपर्टी एक जमीन है, ठीक है दानिश, 20 Yes, हेक्टेयर sir. की उसके पास जमीन है, मार्च में उसने खरीदी थी 6000 की। अभी 6000 जो कॉस्ट है वो पूरी की पूरी 20 हेक्टेयर्स की है कि नहीं है? जी सर। लेकिन उसने जो 1 जून को बेचा, सेल प्रोसीड जिसको हम कहते हैं, या डिस्पोजल प्रोसीड अच्छी जबान में हम कहते हैं, वो कितना था? सर 8,000। ठीक है, अब मेरी बात ठीक है। समझिएगा, मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, एक बात बताओ, ये मैं सही लिख रहा हूँ कि ये मैंने गलत लिखा है, क्या आपको कुछ कंफ्यूजन है? सर आप कहेंगे कि सर ये जो कॉस्ट आपने 6000 पूरी लिख दी ना, ये गलत है। क्यों गलत है भाई? क्योंकि ये कॉस्ट पूरे के पूरे 20 हेक्टेयर्स की है। आप जो वर्किंग अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं वो सिर्फ 8 हेक्टेयर का कर रहे हैं, तो कॉस्ट भी कितने हेक्टेयर की लेनी चाहिए? 8 हेक्टेयर्स की लेनी चाहिए। अब इसको कॉस्ट को एलोकेट करने का क्या मेथड यूज करें? या तो हम इसको डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 8 कर दें, जैसे नॉर्मल आसान है, लेकिन टैक्स कहता है ऐसे नहीं करो, इसको डिवाइड आप मार्केट वैल्यू के हिसाब से करो। इसको डिवाइड आप किस हिसाब से करो? अब मेरा सवाल समझिएगा, जो मैंने लैंड बेची 8 हेक्टेयर, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 8,000 सेलिंग प्राइस इज द मार्केट वैल्यू। और जो मैंने नहीं बेची 12 हेक्टेयर, जो मैंने नहीं बेची, उसकी मार्केट वैल्यू क्या है? 15,000. टोटल इस 20 हेक्टेयर्स की मार्केट वैल्यू क्या है? 23,000. इसमें से जो बेच रहा हूं उसकी मार्केट वैल्यू कितनी थी? 8,000. इसका परसेंटेज करके मल्टीप्लाई करेंगे कॉस्ट से। ये तो अगर फार्मूला याद करना हो तो मैंने ट्रिक बताई, वरना फार्मूला आपके सामने देखें लिखा हुआ भी है। कॉस्ट मल्टीप्लाई, कॉस्ट थी कितनी? 6,000, मल्टीप्लाई ए डिवाइड ए प्लस बी। ए का मतलब होता है जो पार्ट बेचा उसकी वैल्यू, तो उसकी हमेशा सेलिंग प्राइस आएगी, क्योंकि जितने का बेचा होता है वही उसकी वैल्यू होती है, डिवाइडेड बाय टोटल की मार्केट वैल्यू, यानी जो बेचा उसकी मार्केट वैल्यू, और जो बच गया उसकी मार्केट वैल्यू। जो बेचा उसकी मार्केट वैल्यू भी बताई थी कि सेलिंग प्राइस है वो हमारी, और जो बच गया उसकी मार्केट वैल्यू हमेशा बताएगा, विच इज 15,000 इन दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। क्या आंसर आया? हेलो, Yes, sir. क्या आंसर आया? Sir, एक ठीक है सर, 2087 ही आ रहा है. जी बोले, क्या कह रहे हो भाई? सर ये इसकी कैलकुलेशन समझा दें सर, कॉस्ट वाली एक दफा। कॉस्ट ओरिजिनल थी 6000, ओरिजिनल कॉस्ट थी कितनी? 6000, जो कि टोटल 20 हेक्टेयर की थी। हमने मार्केट वैल्यू की बेस पे इसको जो है वो अपोर्शन करना है, हमने यूनिट्स की बेस पे नहीं, डिवाइड बाय 20 मल्टीप्लाई बाय 8 नहीं करना, हमने उसकी वर्थ यानी मार्केट वैल्यू पे करना है। फार्मूला है कॉस्ट मल्टीप्लाई ए डिवाइड ए प्लस बी। ए का मतलब होता है जो पार्ट आपने बेचा उसकी मार्केट वैल्यू, और बी का मतलब होता है जो पार्ट आपने नहीं बेचा, जो पार्ट रिमाइंडर है बचा हुआ है, उसकी मार्केट वैल्यू। तो जो पार्ट बेचा था वो ए बन गया, जो नहीं बेचा था वो बी बन गया। जो बेचा वो 8,000 का बेचा, तो ए की जगह पे 8,000 लिख दिया, और बी की जगह पे जो नहीं बेचा जो कि 15,000 वैल्यू है वो लिख दिया। कॉस्ट से मल्टीप्लाई किया तो अपोर्शनमेंट ऑफ कॉस्ट, यानी कॉस्ट एज पर द मार्केट वैल्यू फॉर द सोल्ड पार्ट या 8 हेक्टर्स जो है वो आ गई 2087। 8,000 का बेचा था, 2087 की कॉस्ट यहाँ पे अपोर्शन हो गई, तो गेन आ गया 5913 का। ठीक है ठीक है सर. जी ठीक है सर।
अब ये सर बेहतर है, हाँ बेहतर है सर, बेहतर है, इसको मैं और समझूंगा, आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, आगे देखोगे तो इसने रिमेनिंग पार्ट को कब बेचा? सर इसने बेचा है 1 जुलाई को। जो बाकी थी उसके पास, यानी बाकी कितनी थी? 12 हेक्टेयर थी, वो भी इसने 12 एकड़ के। अब वो कैसे गाएगा, जरा ध्यान से देखना। कितने की बेची वो? 18,000 की बेच दी। इसकी कॉस्ट Yes, कैसे sir. निकालोगे? थोड़ा सा मैथ्स है। एक बात बताओ, जो मेरी रियल कॉस्ट थी, मैंने टोटल 6,000 में खरीदी थी, रियल मैंने 6,000 में खरीदी थी, और जी जो सर। पार्ट मैंने 8 हेक्टेयर पहले ही बेच दिया, उसकी कॉस्ट मैंने ऊपर कितनी चार्ज की है? फार्मूले से जो निकली थी, 8 हेक्टेयर की कॉस्ट थी 2087। तो जो रिमेनिंग पार्ट है 12 हेक्टेयर, जो कि अब सेल हो रहा है पूरे का पूरा, उसकी कॉस्ट कितनी हुई? यानी जो पार्ट रिमेनिंग है उसकी कॉस्ट कैसे निकाल ली? 6,000 टोटल कॉस्ट थी। पहला टुकड़ा यानी 8 हेक्टेयर जो बेचे थे उसकी कॉस्ट फार्मूले से 2087 आई थी। तो 12 हेक्टेयर की कितनी हुई, रिमेनिंग की कितनी हुई? ये हमने 6,000 माइनस 2087 कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। यानी पार्ट डिस्पोजल केस में आपको कॉस्ट निकालनी होती है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट सेल आउट किया है तो फार्मूले से कॉस्ट निकलेगी, फार्मूला इज कॉस्ट मल्टीप्लाई ए डिवाइड ए प्लस बी। और जो सेकंड पार्ट यानी रिमेनिंग पार्ट अगर सेल किया है तो फर्स्ट पार्ट का जो फार्मूले से कॉस्ट था उसको ओरिजिनल कॉस्ट से माइनस करोगे तो रिमेनिंग पार्ट की कॉस्ट पता चल जाएगी। सिंपल ये मैथ्स है, जिसको हम वैल्यूएशन कॉस्ट की कैलकुलेशन एज पर द मार्केट वैल्यू भी बोलते हैं। F2 में आपने इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर अगर प्रोसेस कॉस्टिंग किया हो तो उसमें एनआरवी मेथड पढ़ा होगा, ये उस ट्रिक पे हुआ है। कोई मसला? क्या चीज सर, क्या कह रहे हैं आप? ये F2 में प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हम एनआरवी मेथड यूज करते थे ना, जी सर जी। कि जॉइंट प्रोडक्ट को उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से बांट दो। ये वही जी जी, मेथड sir. है कि कॉस्ट को उसकी मार्केट वैल्यू के हिसाब से बांट दो, यानी ये एनआरवी मेथड ऑफ जॉइंट प्रोडक्ट्स का मेथड फॉलो हुआ है। अब बात ज्यादा क्लियर हो गई? Yes, sir. जी सर। ये पार्ट डिस्पोजल इतना ही है, इसमें कुछ पूछना है भाई? नहीं नहीं सर, सर, सर clear बस है. ये 1 मिनट रुकेंगे, फॉर्मूला लिखता हूँ। हाँ, फार्मूला लिखे, मैं नोट्स इंशाल्लाह आपको कल शाम तक भेज दूंगा। ठीक है सर। अच्छा, मेरे कंप्यूटर जो है वो चेंज हुआ था तो वो सारे आगे पीछे हो गए। ठीक है सर, आगे बढ़िए। फार्मूला आपको भी मैं लिख देता हूँ, टेंशन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रीड कीजिएगा सिर्फ। फार्मूला मैंने यहीं पे रख दिया है। Jacob bought 10 hectares of land for 8,000 in August 2009. पहले ये 3 हेक्टेयर सेल करता है 20,000 में, यानी ए बन गया 20,000 और बाकी की वैल्यू 60,000, यानी बी जो बन गया वो बन गया 60,000। अब इसने जो है वो क्या किया, इन 3 हेक्टेयर्स को लेवलिंग करा। इन कितने, किसको है, क्या पूरी पूरी प्रॉपर्टी को लेवल किया कि सिर्फ 3 हेक्टेयर को लेवल किया? सर सिर्फ 3 एक्टर्स को किया है। बस बस, ये आपने जवाब दे दिया है। सॉल्व आप खुद करेंगे तो मैं देखूंगा कि जो बताया है उसको अप्लाई भी किया कि नहीं किया। आगे क्या कहता है? यस सर। आगे कहता है कि भाई
मार्च में उसने रिमेनिंग जो पार्ट था उसको भी बेच दिया, रिमेनिंग पार्ट तो हम करते ही हैं। और जेकब की एम्प्लॉयमेंट इनकम भी दी हुई है। अब एम्प्लॉयमेंट इनकम टोटल टैक्सेबल इनकम नहीं होती, क्या माइनस करना पड़ता है इसमें से? पर्सनल अलाउंस। पर्सनल पर्सनल अलाउंस। अलाउंस। फिर बैंड आ जाता है, फिर देखना पड़ेगा कहाँ पे जाएगा। यानी अगेन रिवीजन ऑफ यस्टरडे क्लास इस क्वेश्चन का पार्ट है कि सीजीटी भी निकालना है और डेट ऑफ पेमेंट भी बतानी है। एक बात बताओ, ये दोनों डिस्पोजल कौन से टैक्स ईयर में? डेट्स को देखो, पहला वाला कब बेचा है? जनवरी 21 में, और दूसरा पार्ट कब बेचा है? मार्च 21 में। जनवरी 21 और मार्च 21 दोनों एक ही टैक्स ईयर के अंदर हैं। जी सर। एक ही टैक्स ईयर के अंदर है, तो हमें पता है कि क्या होगा, दो गेन या एक गेन या एक लॉस जिस तरह से भी आएगा, नेट डिस्पोजल प्रोसीड बनेगा, फिर वो एनुअल एग्जाम्पशन लगेगी और ये काम कंप्लीट होगा। जरा ट्राई तो कीजिए।
हो गया? ये सब बस होने वाला है सर, होने वाला है। ये डिस्कनेक्ट भी होने वाला है, तो रीजॉइन करें तब मैं बस। स्टार्ट करूंगा, ठीक है? ओके सर।